मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सोसाइटी बनाने से जुड़े हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, तो ऋषिपाल जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उस सवाल का जवाब लेना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हम आपको दिखा देते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सोसाइटी बनाने से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। और चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं ऋषिपाल जी से। ऋषिपाल जी, ये बताइए कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम समझिए कि सोसाइटी है क्या चीज। सोसाइटी एक ऐसे व्यक्ति का समूह होता है जो सामान्य तौर पर धार्मिक या धर्मार्थ या चिकित्सा या किसी भी एक पर्पस के लिए जो कुछ सोसाइटीज को मतलब हम सोशल से या समाज से जोड़ते हैं, तो समाज के कुछ लोगों का समूह जो होता है वो सोसाइटी होता है जी। जब वो सोसाइटी बन जाती है, क्योंकि सोसाइटी अपने आप में जब बन जाती है तो वो उस व्यक्ति के साथ रिलेट नहीं करती, यानी कि उस व्यक्ति की पहचान और उस सोसाइटी की पहचान अलग हो जाती है। यानी कि सोसाइटी अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति या एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। यानी कि उसकी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी अपने आप में उसकी आइडेंटिटी पैदा हो जाती है। जो लोग उस सोसाइटी को बनाते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं, तो उनका ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कल को वो लोग नहीं रहे तो सोसाइटी उनके जाने से खत्म हो जाएगी। इसलिए सोसाइटी जो है बनाई जाती है, एक कंपनी की तरह बनाई जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है। उसके अधिकार होते हैं, उसके दायित्व होते हैं, उसकी कार्यप्रणाली होती है, कार्यप्रणाली को चलाने का तरीका होता है। और ये सबको जो है एक सोसाइटी एक्ट जो है सेंट्रल एक्ट है उससे गवर्न होता है। तो सोसाइटी अपने आप में इन सब कार्यों के लिए की जाती है और जो कानून के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा गवर्न होती है। जी ठीक है, ये बताइए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कौन सी संस्थाएं रजिस्टर हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सोसाइटी अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति जिसके पास, जैसे बताया कि भाई कुछ व्यक्ति में जुड़ते हैं, सोसाइटी को बनाते हैं, तो सोसाइटी को बनाने के उसके कुछ अधिकार पैदा होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। वो काम गलत भी कर सकती है या उसके अगेंस्ट भी कोई काम गलत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी को ये अधिकार होता है कि उसके अगेंस्ट में कोई दावा फाइल किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट में दावा लाया जा सकता है। तो जो भी आर्टिफिशियल व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में कोई दावा फाइल जा सकता है, दावा लाया जा सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर सोसाइटी है तो वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अगर वो रजिस्टर्ड है तभी एज ए सोसाइटी एक्ट के अंदर वो किसी के ऊपर दावा कर सकते हैं, दावा ला सकते हैं। इसलिए जो भी ऐसा समूह जिसके अंदर अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जिनके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर फाइनेंस का मतलब इनका रोल होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी, क्योंकि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन होता है, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी प्रेसिडेंट है, तो जब रजिस्टर्ड होगा तभी उसके अगेंस्ट में, क्योंकि कहीं रजिस्टर्ड होगा कहीं नाम रजिस्टर्ड होगा, तो सोसाइटी रजिस्टर एक्ट से उसके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है या उसके ऊपर किया जा सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या, उसकी कोई पहचान नहीं है। तो उसको आर्टिफिशियल व्यक्ति बनने के लिए, एक पहचान बनने के लिए, एक अलग नाम जो उसकी बॉडी से अलग है उसको नाम देने के लिए कंपलसरी उसका जो पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन जिस नाम से वो चाहते हैं, जो कि एज पर लॉ जो है वो जब होता है तो वो उसलिए बहुत कंपलसरी होता है उसको अधिकार देने के लिए या उसके अधिकार किसी भी उसके अगेंस्ट में किसी भी अधिकार को इस्तेमाल करने। जी ठीक है, सोसाइटी रजिस्टर करने के क्या दस्तावेज इसके लिए आवश्यक होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर की जाती है तो सामान्य तौर पे सोसाइटी का नाम सोचा जाता है कि सोसाइटी का नाम क्या होगा। और
उसको जब पंजीकृत कराने के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि क्या उस नाम से पहले कोई और सोसाइटी पंजीकृत तो नहीं है। तो अगर ये भी देखना है कि राज्य स्तर पे हो रही है या राष्ट्र स्तर पे हो रही है, अगर उस नाम से ऑलरेडी कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी तो आपकी सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो दस्तावेज है वो ये देखना है कि सोसाइटी का नाम क्या होगा। उसके बाद सोसाइटी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ज्ञापन पत्र होता है, इसके अंदर सोसाइटी का नाम होता है, सोसाइटी किस उद्देश्य से बनाई जा रही है वो होता है, उसके सदस्य कौन होंगे, उनके नाम पते, ये सब चीज होते हैं। जी इसके अलावा जो सोसाइटी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सोसाइटी अपने आप में जो संचालित की जाती है, जी अब जी। संचालित करके कोई ना कोई नियम कानून होंगे, तो सोसाइटी के अपने नियम कानून होते हैं। नियम कानून ऐसे नहीं हो सकते जो कि गैर कानूनी। मान लीजिए कोई सोसाइटी ऐसे नहीं बन सकती कि हाँ भाई हम सब लोग मिलके जो है कोई गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे। जो लीगल उद्देश्य है, अगर लीगल काम है, उन लीगल कामों के रहते उनको करने के जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, वो होती है कि भाई किस तरीके से मेंबर बनेंगे, किस तरीके से जो है क्या नाम उनकी पहचान होगी, किस तरीके से जो उनका चांसेस है, वो जो उनके पास वो है अमाउंट दिया जाएगा, सोसाइटी का धन जो होगा कैसे खर्च किया जाएगा, उसका कार्यालय कहाँ होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, और क्या नाम है जो एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, जो उसके मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट को लगने के बाद एक जो प्राइमरी जो उनकी गवर्निंग बॉडी होती है वो उनको लेने के बाद जो वो बनती है वो हम सोसाइटी बोलते हैं। वो फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। जी ठीक है, ये बताइए कि सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या जानकारियाँ होनी चाहिए? देखिए, सोसाइटी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक तरह से अगर कहा जाए तो हम बोलेंगे कि उसका एक संविधान होता है। यानी पूरी सोसाइटी किस प्रकार से चलेगी वो सारा मेमोरेंडम होता है उसके अंदर। हाँ। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले सोसाइटी का नाम होता है, आधिकारिक नाम सोसाइटी क्या है, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका हवाला उसके अंदर होता है। उसमें जो सदस्य जो होते हैं वो सदस्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या सदस्यता कैसे जा सकती है उनकी, ये सदस्यता रहने के लिए जो उनका शुल्क है वो कैसे दिया जाएगा, उसके अंदर जो उसकी गवर्निंग बॉडी है वो क्या, उसका स्वरूप क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी क्या होगा, उन लोगों का चुनाव कैसे होगा, वो लोग अपना जो वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं, जानकारी है, वो किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, वो कैसे काम को करेंगे, और वो अगर मान लीजिए रेगुलेट नहीं हो पा रही, ऑडिट नहीं हो पा रही, तो ऑडिट कैसे होगा। तो ये सारा का सारा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ये समान, जैसे मैंने आपको शब्द का इस्तेमाल किया, एक संविधान के रूप में होता है। एक अपनी पूरी एक ऐसी पुस्तिका होती है जिसपे पूरी सोसाइटी बेस करती है जो, लेकिन हालांकि उनके जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को भी जो उनकी जनरल बॉडी होती है, जनरल बॉडी उन उद्देश्यों को चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, लेकिन वो भी अपने आप में जो शुरू में बनती है। तो इसीलिए सारे के सारे जो उद्देश्य है कि भाई सोसाइटी क्यों बन रही है और उसका पर्पस क्या होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, कितनी दूर तक काम करेगी, कैसे से लोग किस प्रकार से सदस्यों को लाया जाएगा, या अगर मान लो सदस्य किस तरह से कोई कदाचार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में सोसाइटी कैसे एक्शन लेगी, या कोई जो गवर्निंग बॉडी है, ऑफिस बेरर है, वो गलत काम कर रहा है, तो ये क्योंकि अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट जो आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ये पूछेगा कि ये तो आपका निजी एक सोसाइटी थी, तो प्राइवेट जो सोसाइटी बना रहे हैं तो आपने अपने नियम कानून बनाए होंगे, उन नियम कानून के आधार पे जो है ये चीज चलती है। तो इलेक्शन कैसे होगा, अगर नहीं हो रहा तो क्या किया जाएगा। तो ये सारे जो कानून होता है, ये सारे जो नियम कानून होते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसोसिएशन जो होता है, कि भाई जो लोग एसोसिएट हो रहे हैं, वो जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके जुड़ने का ये खास उद्देश्य है, और उनको सारे पता होना चाहिए कि किस कारण से, किस वजह से हम लोग जुड़ रहे हैं। जी ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या नियम कायदे होते हैं, ये सोसाइटी डिसाइड करती है, और कैसे डिसाइड करती है, क्या उसका तरीका होता है, इन तमाम विषयों पर शिवपाल जी हमें जानकारी दे रहे हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। अब ये बताइए कि सोसाइटी के नियम और उपनियम क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है? देखिए, सोसाइटी के जो लॉज है, बाय लॉज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सोसाइटी जब मान लीजिए एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है, अब वो समूह जो है, क्योंकि उसमें हर बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं और उनका
उनके सबके अपने अपने महत्वाकांक्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये होता है कि सोसाइटी कैसे वर्क करे। यानी सोसाइटी का जो बुनियादी सिद्धांत ये है कि वो सदस्यों के बीच में जो अधिकार है या उनकी जिम्मेदारियां हैं या मान लीजिए कार्य करने की जो क्षमता है उसको जो करने का ये जो भी तरीका है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो सदस्य बन गया है और उसको उसने कोई ऐसा कदाचार कर दिया तो जिसको नहीं बनना चाहिए था, या कोई जो जो कोई जिम्मेदारी किसी को दी गई थी वो जिम्मेदारी को उसमें और परिवर्तन करना है या उसको अधिकार और देने हैं या किसी के अधिकार घटाने हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं उनके जो लॉज और बाय लॉज उनमें लिखी होती है। तो जब भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है तो उसमें बहुत बारीकी से एक एक चीज का हवाला लिखा जाता है। वैसे जो नियम है इसके अलावा जो सिविल कोड के जो सीपीसी है, जो सिविल कोड के एक्ट है, वो सारे के सारे जो सोसाइटी में बाकी जो जितने भी अधिकार हैं और कर्तव्य हैं उन सब में एप्लीकेबल होते हैं। तो इम्पोर्टेंटली यही देखना है कि जो भी लॉज बने, पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हाँ। कि जो भी नियम या कानून बनते हैं या मान लीजिए लॉज या बायलॉज बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्टैंडर्ड जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन है तो ऐसे नहीं गवर्निंग बॉडी उस सोसाइटी में हमेशा ही बनी रहे, कभी इलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसा कोई नियम पास नहीं कर सकती अगर गवर्निंग बॉडी चाहे भी तो अगर मान लीजिए गवर्निंग बॉडी में नियम बना रखा है कि भाई अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी इलेक्शन होने हैं उनका जो प्रोसीजर होगा, या एक अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट अगर मान लो इनकैपेबल हो जाता है तो सारी शक्तियां जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। तो ये सारे नियम होते हैं जिससे सोसाइटी जो सुचारू रूप से हमेशा चलती रहे। ये सारे नियमों के हिसाब। ठीक है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के अधिकार और शक्तियां क्या रहती है? देखिए सबसे बड़ा अधिकार जो, जैसे मैंने सबसे पहले शब्द का जो इस्तेमाल किया कि सोसाइटी अपने आप में कृत्रिम व्यक्ति होता है, यानी कि उसका वो उसके पदाधिकारियों से अलग है। जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का यह अधिकार होता है सबसे पहली बात तो वो सोसाइटी अपने नाम से वो किसी के ऊपर कोई केस डाल सकती है और सोसाइटी के ऊपर केस किया जा सकता है। यानी उसको ये माना जाता है कि सोसाइटी का ये अधिकार है तो उसको कानूनी दर्जा दिया जाता है। वो अपने आप में एक इकाई है, वो अपने आप में आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। जो उसके प्रधान, उप प्रधान, गवर्निंग बॉडी में जो काम करने वाले वो लोग चेंज हो सकते हैं, सोसाइटी चेंज नहीं होती। सोसाइटी अपने आप में क्या होती है, एक आदेश होता है। दूसरी बात उसमें सोसाइटी को अधिकार होता है स्वामित्व का। सोसाइटी के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकता है, सोसाइटी के नाम पे मुकदमा चलाया जा सकता है, मुकदमा वापस हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के नाम पे किया जा सकता है। हाँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या मान लीजिए कोई बैंक का अकाउंट खोलना है, सोसाइटी को अधिकार है कि सोसाइटी के नाम से जो बैंक, जैसे मान लो सेक्रेटरी इज ओनली गवर्निंग द अकाउंट बट द अकाउंट इज ऑफ सोसाइटी। अकाउंट जो सोसाइटी का है, सोसाइटी उस अकाउंट को चला रही है, उसका जो पैसा है वो सोसाइटी के नाम से। कल को सेक्रेटरी चेंज हो जाएगा तो जो नया सेक्रेटरी, नई गवर्निंग बॉडी आएगी वो देखिए कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सारे के सारे अधिकार होते हैं सोसाइटी को, एक कृत्रिम व्यक्ति के साथ जैसे कंपनी के अधिकार होते हैं ऐसे सोसाइटी को अधिकार होते हैं। सोसाइटी के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? देखिए सोसाइटी का प्रबंधन है सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी में 3 मुख्य सदस्य होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो प्रेसिडेंट होता है जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, उसके बाद उनका सचिव होता है जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं, और तीसरा जो है उनका कोषाध्यक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरर बोलते हैं। ये जो 3 व्यक्ति, जो 3 मतलब पोस्ट है, ये सबसे की पोस्ट है। इसके अलावा जब सोसाइटी चाहती है तो वो जैसे प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष एडिशनल बना सकती है, वो अलग है। लेकिन ये 3 लोग ऐसे होते हैं कि इन तीनों लोगों के द्वारा ही जो सोसाइटी है वो गवर्न हो सकती है। इनकी पोस्ट सबसे की पोस्ट होती है, इनके द्वारा ही सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनका भी जैसे चुनाव होता है या सिलेक्शन किया जाता है तो ये अपने आप में सबकी जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारी, वो भी बायलॉज में होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या जो बायलॉज है उसमें होगा कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये होगी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ये होगी, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। तीनों की जिम्मेदारियां भी होगी, तीनों के अधिकार भी होंगे। तीनों का इलेक्शन कैसे होगा, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, ये सारे के सारी चीज होती है। और ये 3 जो है मुख्य होते हैं। अगर मान लो सोसाइटी, सपोज कीजिए सोसाइटी के ऊपर मुकदमा लाना है या सोसाइटी ने मुकदमा किसी के ऊपर करना है तो या तो अध्यक्ष या उसका सेक्रेटरी
इनके द्वारा ही उसके द्वारा उस सोसाइटी का जो मुकदमा है तो लाया जा सकता है या किया जा सकता है। इन दो व्यक्तियों को ये अधिकार होता है कि सोसाइटी से संबंधित सारे अधिकार ये ले सकते हैं। ठीक है, ये बताइए कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के वित्तीय प्रबंधन के क्या प्रावधान रहते हैं? हालांकि आपने पोस्ट का तो जिक्र किया है, लेकिन क्या इसके प्रावधान आगे रहते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कई कई बहुत बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें हम्म। बहुत लोग पैसा देते हैं, उनके अंदर डोनेशन भी आता है, लोग जो हर महीने का जो एक अमाउंट होता है वो भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी को का भी एक ऑडिट जो होता है, एक अप्रूव्ड सीए से ऑडिट कराया जाता है कि ऑडिट करें कि सोसाइटी की इनकम कितनी थी, खर्चे कितने थे, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे उनको अधिकार दिए जाते हैं, उनके ऊपर काफी सारा जो उन पर जो दान आता है वो टैक्स फ्री होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये देखा जाता है कि भाई उसका ऑडिट हो, ये पता चल सके बाकी जो मेंबर्स को, और ऑडिट की रिपोर्ट जो होती है वो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर कंपलसरी मैंडेटरी जो है हर साल जमा करनी होती है। अगर नहीं जमा करते तो आपको पेनल्टी लग जाती है। और ऑडिट भी जो होता है वो अप्रूव्ड सीए से कराना होता है, ये भी आप प्राइवेटली ऑडिट करके और खुद ही रिपोर्ट दे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक सीए से करानी पड़ती है कि इनकम कितनी है। तो सारा जो मतलब हमारे पेंशन जो उनका लेखा जोखा होता है वो इसी प्रकार से होता है जैसे कंपनी का होता है, और सोसाइटी एक्ट के द्वारा वो गवर्न होता है। उसमें अगर कोई भी कोताही बरती जाती है, कोई किसी तरह से गड़बड़ी पाई जाती है, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को अधिकार होता है कि वो आपके अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। जी, सोसाइटी के वार्षिक लेखा और ऑडिट के प्रावधान क्या रहते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो वार्षिक लेखा होता है, ये ऑडिट होता है कंपलसरी हर वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा और ऑडिट जो है सोसाइटी को कराना पड़ता है, और कराने के बाद सीए से कराना पड़ता है, और कराने के बाद जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार होती है वहां पर जमा करना पड़ता है। वो लगातार उसकी जांच करते हैं। अगर उनको पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से जो उनका प्रबंधन है उस प्रबंधन में कोई गलती पाई जा रही है, कोई काम ढंग से नहीं किया जा रहा, तो उनको अधिकार होता है कि वो सोसाइटी के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके केस में जो इवन पूरी एफआईआर तक भी दर्ज हो सकती है अगर उनको पाया जा सकता है इसके अंदर कोई फोर्जरी पाई जा रही है। और जो सीए है, सीए की अपनी जिम्मेदारी होती है कि ऑडिट को वो प्रॉपर तरीके से करेगा, और उसके अंदर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीए के अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है, और जो सीए संस्थान होता है उनके पास भी शिकायत को भेजा जा सकता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।